तो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे पॉइंट पी के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमने देखा था कि अगर कोई दो मासेस है, दोनों मासेस का अगर मैग्नीट्यूड अगर बराबर नहीं है और ये पॉइंट पर अगर सेंटर ऑफ मास पॉइंट बन रहा है जो कि है पॉइंट पी, तो पॉइंट पी के लिए हमने मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया था और वो जो मैथमेटिकल इक्वेशन था वो दोनों मासेस का जो डिस्टेंस है विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी उसको कंसिडर करते हुए हमने बनाया था। अभी हम लोग ये पॉइंट पी के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे और ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन होगा वो हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस के रेस्पेक्ट में बनाएंगे, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस को कंसीडर करते हुए हम लोग पॉइंट पी के लिए बनाएंगे मैथमेटिकल इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो दोनों जो मासेस है m1 मास और जो m2 मास, वो कुछ इस तरीके से अरेंज किए गए कि एक कॉमन एक्सिस दोनों मासेस में से पास हो सकती है, एक कॉमन एक्स एक्सिस पास हो सकती है दोनों मासेस में से। हम जैसे कि देख सकते हैं कॉमन एक्स एक्सिस दोनों मास में से पास हो सकती है। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये है एक्स एक्सिस और ये है m1 मास, ये है m2 मास। ये जो m1 मास का जो सेंटर ऑफ मास है जो कि उसके सेंटर में बन रहा है, उसकी जो x वैल्यू है उसको हम लोग x1 कंसिडर कर लेते हैं। और ये जो m2 मास का जो सेंटर ऑफ मास है जो कि यहाँ पर बन रहा है m2 मास के सेंटर में, उसकी जो x वैल्यू है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं x2। और ये पूरे जो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है, इस पॉइंट पर बन रहा है। तो ये जो पॉइंट पी है उसकी जो x वैल्यू है या फिर x एक्सिस पे जो उसकी जो वैल्यू है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं x। तो बस इतना ही हमें कंसिडर करना है। आगे हमें इक्वेशन कुछ इस तरीके का मिलेगा, x इज इक्वल टू m1 प्लस m2 x2 m1 प्लस m2। ये जो इक्वेशन है जो कि हमने कोऑर्डिनेट जो पॉइंट पी के लिए हमने ये मैथमेटिकल इक्वेशन जो बनाया है कोऑर्डिनेट एक्सिस को कंसीडर करते हुए, एक्स एक्सिस को कंसीडर करते हुए, ये जो इक्वेशन है वो एग्जैक्टली बराबर में है d1 और d2 के। मतलब जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू हमने जो इक्वेशन बनाया है पॉइंट पी के लिए, जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया है वो एग्जैक्टली बराबर है उन इक्वेशन के जो कि हमने दोनों मासेस के डिस्टेंस को कंसीडर करते हुए विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी बनाया था, जो कि था d1 और d2। तो इसको हम लोग सबसे पहला प्रूव करेंगे कि जो मैथमेटिकल जो इक्वेशन हमने जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू जो बनाया हुआ है एग्जैक्टली बराबर में d1 और d2। और मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये जो d1 और जो d2 जो मैथमेटिकल इक्वेशन है पॉइंट पी का, वो हम लोग दोनों मासेस का जो डिस्टेंस है उसको कंसिडर करते हुए हमने बनाया था। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहला ये देखेंगे कि जो मैथमेटिकल इक्वेशन है कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू जो बनाया गया है वो एग्जैक्टली बराबर है d1 और d2 के। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये पूरा सिस्टम, सेम सिस्टम हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। ये है m1 मास, ये है m2 मास और ये है पॉइंट बी पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। और ये हमने वाई एक्सिस कंसिडर किया, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं ये वाली जो एक्सिस है वो है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। और ये जो m1 मास है वो ओरिजिन पर आ रहा है, जो m1 मास है वो ओरिजिन पर आ रहा है। हम लोग देख सकते हैं जो m1 मास है वो ओरिजिन पर आ रहा है। हमें मालूम है जो d1 है वो किसका डिस्टेंस है और जो d2 है वो किसका डिस्टेंस है। d1 जो डिस्टेंस है वो पॉइंट p और जो m1 मास का जो सेंटर ऑफ मास है उसके बीच का डिस्टेंस है। और जो d2 जो डिस्टेंस है वो है m2 मास का। और जो m2 जो मास है उसका जो सेंटर ऑफ मास है, m2 मास का जो सेंटर ऑफ मास है जो कि सेंटर पॉइंट पे बन रहा है, उसका जो डिस्टेंस है विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट p वो है d2। और जो टोटल डिस्टेंस है m1 मास और m2 मास के बीच में, मतलब m1 मास का जो सेंटर ऑफ मास है, m2 मास का जो सेंटर ऑफ मास है, दोनों के बीच का जो टोटल जो डिस्टेंस है वो है d। m1 मास का जो सेंटर ऑफ मास है उसको हमने x1 से कंसीडर किया था, m2 मास का जो सेंटर ऑफ मास है उसको हमने x2 से कंसीडर किया था। मतलब जो m1 मास की जो x वैल्यू है वो है x1, m2 मास की जो x वैल्यू है वो है x2। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो m1 मास है वो ओरिजिन पर लाई कर रहा है। ओरिजिन पर जो वैल्यू होती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वो होती है 0। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 m1 प्लस m2। तो यहाँ पर अगर हम लोग कंसीडर करें m1 x1, m1 जो है वो है ये जो m1 जो मास है वो ये वाली बॉडी का जो ये पूरे सिस्टम में जो m1 मास है वो ये वाला है। और जो m1 मास का जो सेंटर ऑफ मास है वो है x1। m1 मास और जो x1 जो m1 का जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पर लाई कर रहा है और ओरिजिन पर जो एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो यहाँ पर m1 x1 हो जाएगा 0, हमें मिल जाएगा m2 x2। अगर हम लोग यहाँ पर देखें जो x2 है वो m2 का सेंटर ऑफ मास है और x2 का अगर हम लोग डिस्टेंस कंसिडर करें विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन वो है d। अगर हम लोग x2 का अगर डिस्टेंस कंसिडर करते हैं जो कि m2 का सेंटर ऑफ मास है, तो जो डिस्टेंस है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन वो है d। या फिर आप ऐसा भी कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पर जो m2 मास है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो है x2। तो ये जो x2 का जो डिस्टेंस है x1 के रेस्पेक्ट में वो है d। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा m2d, क्योंकि जो x2 है वो d के बराबर में m2d।
तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू m2d m1 प्लस m2। तो हम लोग देख सकते हैं ये m2d m1 प्लस m2 एग्जैक्टली बराबर में d1 के, जो कि m2d m1 प्लस m2। सिमिलरली हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि जो पूरा जो इक्वेशन है वो ये d2 के बराबर में भी है। तो उसके लिए हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, पूरा जो सिस्टम है उसको हम लोग रिवर्स कर देंगे। मतलब ये जो m1 मास है वो अभी इसको हम लोग ओरिजिन के अपोजिट साइड ले लेंगे। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाता है हमारा m2 मास। मतलब हमने सबसे पहले m1 मास को ओरिजिन पे कंसिडर किया था, अभी हम लोग m2 मास को ओरिजिन पर कंसिडर करेंगे। तो m2 मास को जब हम लोग ओरिजिन पे कंसिडर करेंगे तो जो m2 मास का जो सेंटर ऑफ मास है जिसको हमने x2 कंसिडर किया था वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो m2 x2 होगा वो जीरो हो जाएगा, हमें सिर्फ मिलेगा m1 मास और उसका जो सेंटर ऑफ मास है x1 वो। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं x m, ये इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 m1 प्लस m2। तो यहाँ पर जो m1 x1 हम लोग वैसा ही कंसिडर करेंगे प्लस m2 x2। यहाँ पर जो x2 है वो m2 मास का सेंटर ऑफ मास है, सेम थिंग मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो m2 जो मास है वो जो m2 मास है उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो है x2, और यहाँ पर जो m2 और जो x2 है वो ओरिजिन पर लाई कर रहे हैं। तो उस केस में जो m2 x2 हो जाएंगे जीरो। हमें अल्टीमेटली मिल जाएगा m1 x1 m1 प्लस m2। यहाँ पर अगर हम लोग x1 कंसिडर करें तो यहाँ पर जो x1 है, x1 जो m1 मास का जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो डिस्टेंस है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन वो है d। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, यहाँ पर जो m1 मास का जो सेंटर ऑफ मास है जो कि है x1, उसका जो डिस्टेंस है m2 मास के सेंटर ऑफ मास है x2 वो है d। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा x1 d के बराबर में। तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू m1d m1 प्लस m2। तो कम्प्लीटली हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया, यहाँ पर जो x इज इक्वल टू m1d m1 प्लस m2 ये d2 के बराबर में। तो यहाँ पर हमने कम्प्लीटली प्रूफ कर दिया कि ये जो इक्वेशन है जो कि हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू बनाया था, मतलब पॉइंट पी के लिए जो मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कि हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस के थ्रू बनाया था वो एग्जैक्टली इक्वल है d1 और d2 के। और ये जो d1 और जो d2 जो इक्वेशन है वो पॉइंट पी के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसको हमने दोनों मासेस का जो डिस्टेंस है विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी उसको कंसिडर करते हुए बनाया था। अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया था कि हमारा सिस्टम है और सिस्टम में जो मासेस का जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरीके से कॉमन एक्सिस पास हो सकती है। अभी हम लोग देखेंगे कि जो मासेस का जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि कॉमन एक्सिस नहीं पास कर पाएंगी। मतलब ये जो मासेस का जो अरेंजमेंट होगा या फिर ये जो मासेस जो जैसे कि कॉमन एक्सिस पास हो सकती है, तो जो मासेस का जो अरेंजमेंट होगा वो रैंडम होगा। तो उसको अभी हम लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे और उसके लिए हम लोग इक्वेशन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस और ये एक पूरा सिस्टम, और ये सिस्टम में जो मासेस का जो अरेंजमेंट है वो रैंडम है। कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर है m1 मास और यहाँ पर है m2 मास। जो m1 मास का जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं x1 y1। m2 मास का जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं x2 y2। और ये पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास बन रहा है वो पॉइंट यहाँ पर बन रहा है। और ये जो पॉइंट पी है जो कि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है उसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो है एक्स और वाई। तो जो पॉइंट पी है पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, इसका एक होगा ऑर्डिनेट और एक होगा एब्सिसा। मतलब ये जो पॉइंट पी पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी होगी एक्स वैल्यू और होगी वाई वैल्यू। तो यहाँ पर जो एक्स वैल्यू होगी वो होगी एक्स पी इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 m1 प्लस m2। सिमिलरली जो पॉइंट पी के लिए जो वाई वैल्यू होगी वो होगी वाई पी इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 m1 प्लस m2। तो यहाँ पर जो पॉइंट पी है उसके लिए हमने यहाँ पर मैथमेटिकल इक्वेशन बना लिया विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। और ये जो पॉइंट पी है उसकी एक एक्स वैल्यू भी और एक वाई वैल्यू भी है। सिमिलरली एक और एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। ये एग्जांपल में हम लोग कंसीडर करेंगे सिस्टम में 3 मासेस हो गए और तीनों मासेस का जो अरेंजमेंट होगा वो सिमिलरली रैंडम होने वाला है। तो हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये है ओरिजिन। यहाँ पर है m1 मास, यहाँ पर है m2 मास, यहाँ है m3 मास। m1 मास का जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x1 y1। m2 मास के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x2 y2। m3 मास का जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x3 y3। अब पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास बन रहा है वो इधर बन रहा है, पॉइंट पी पर बन रहा है, और पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x और y। सिमिलरली जो पॉइंट पी होगा उसके एक x वैल्यू होगी और y वैल्यू होगी। तो जो x वैल्यू होगी वो होगी m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। फिर उसके बाद m1 प्लस m2 प्लस m3। सिमिलरली पॉइंट पी की जो y वैल्यू होगी वो होगी m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 m1 प्लस m2 प्लस m3। यहाँ पर जो m1 m2 m3 है वो है टोटल मास, और यहाँ पर m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 पॉइंट पी की है y वैल्यू। तो यहाँ पर हमने
देखा यहाँ पर हमने पूरे सिस्टम के लिए ये जो पॉइंट पी है पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, उसके लिए हमने मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसीडर करते हुए, और पूरे सिस्टम में जो है मासेस है वो है 3। सिमिलरली अगर 4 मासेस का सिस्टम होता तो हम लोग सिंपली M3 के आगे हम लोग M4 लगा देते, और सिमिलरली M3 के साथ हम लोग M4 ऐड कर देते, तो हमें मिल जाती जो एक्स वैल्यू मिल जाती पॉइंट पी की। सिमिलरली हम लोग वाई वैल्यू के लिए भी वही करते हैं, M4 Y4 हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते थे, M3 Y3 के बाद हम लोग M4 Y4, फिर उसके बाद टोटल मासेस हमारा हो जाता था M1 M2 M3 और M4। तो कुछ इस तरीके से हमें मिलती वाई वैल्यू। तो अभी हम लोग देख लेते हैं, अब तक के हमने डिस्कस किया कि अगर सिस्टम में अगर दो मासेस होते हैं और दो मासेस का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है कि कॉमन एक्सिस पास हो सकती है, तो उसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन कैसा होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज़ करते हुए। सिमिलरली यहाँ पर हमने अभी ये देखा कि अगर सिस्टम है जिसमें मासेस का अरेंजमेंट रैंडम है, मतलब एक कॉमन एक्सिस नहीं पास कर सकती है, मासेस का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके का है, तो इस केस में जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट होगा वो कैसा, जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट के लिए जो मैथमेटिकल इक्वेशन होगा वो हमने देखा। जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट होगा उसके एक एक्स वैल्यू होगी, वाई वैल्यू होगी, वो भी हमने देखा। अभी हम लोग देख लेते हैं, अगर हमारा कोई सिस्टम है जिसमें जो मासेज है वो है n नंबर, मतलब जो मासेज है वो n नंबर ऑफ मासेज है, मतलब जैसे कि अब तक के हमने 2 मासेस 3 मासेस का सिस्टम देखा, 4 मासेस का सिस्टम देखा। अब ये सिस्टम में जो मासेस हो गए वो हो गए n नंबर ऑफ मासेस हो गए सिस्टम में, M1 M2 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 M3 M4 ऐसा करते करते n नंबर ऑफ मासेस हो गए। तो जो पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट बनेगा उसकी एक x वैल्यू होगी और एक y वैल्यू होगी। x वैल्यू को हम लोग xp कंसीडर करते हैं, y वैल्यू को yp कंसीडर करते हैं। p सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का, या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट होगा पॉइंट पी, उसका एक होगा ऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास पॉइंट होगा उसकी जो एक्स वैल्यू होगी वो होगी M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 Mn Xn, क्योंकि पूरे सिस्टम में जो मासेस है वो है n नंबर ऑफ मास। सिमिलरली M1 M2 M3 फिर उसके बाद Mn। सिमिलरली जो y वैल्यू होगी सेंटर ऑफ मास पॉइंट की, जो y वैल्यू होगी वो होगी M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 फिर उसके बाद Mn Yn, क्योंकि पूरे सिस्टम में जो मासेस है वो n नंबर ऑफ मासेस है। फिर उसके बाद M1 प्लस M2 प्लस M3 फिर उसके बाद Yn। तो ये हमें मिल जाती है y वैल्यू और ये हमें मिल जाती है x वैल्यू अगर सिस्टम में n नंबर ऑफ मासेस है उसके सेंटर ऑफ मास के लिए। इसका अगर हम लोग जनरल फॉर्म कंसीडर करें, इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो होगा x p इक्वल टू 1/m। यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला था M1 M2 M3 M4 M4 M5 M6 M जितने भी मतलब जो मासेस हो गए वो हो गए टोटल मास, मतलब ये जितने भी जो मासेस हो गए इसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे टोटल मास, हमें मिल जाएगा 1/m। ये जो M1 M2 M3 Mn जितने भी जो मासेस है वो होते हैं टोटल मास, उसको हम लोग टोटल मास कंसीडर करते हैं, तो हमें मिल जाएगा 1/m समेशन i इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो i इज इक्वल टू 0 टू n, मतलब ये जो मासेस के काउंट i इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो मासेस है वो है n नंबर ऑफ मासेस, तो कितने मासेस है मासेस का जो काउंट है वो i इज इक्वल टू 0 टू n MIXI। सिमिलरली अगर हम लोग y के लिए अगर जनरल फॉर्म देखें, y मतलब जो पॉइंट p जो कि पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा, तो उसकी जो y वैल्यू होगी अगर उसका अगर हम लोग जनरल फॉर्म कंसीडर करें तो हमें मिल जाएगा y p इज इक्वल टू 1/m i इज इक्वल टू 0 टू n MIYI। यहाँ पर जो 1/m है वो है टोटल मास, यहाँ पर जो M1 M2 M3 फिर उसके बाद जो Mn होगा, यहाँ Yn नहीं होगा, यहाँ पर होगा Mn। तो जितने भी जो डिनोमिनेटर में जितने भी जो मासेस हो गए उसको हम लोग टोटल मास कंसीडर करेंगे। तो ये जो टोटल मास होगा उसको हम लोग कैपिटल M से कंसीडर कर सकते हैं। वाई पी इज इक्वल टू 1/m i इज इक्वल टू 0 टू n। यहाँ पर जो i है वो मासेस के काउंट बता रहा है, मासेस कितने, i इज इक्वल टू 0 टू n MIYI। तो सिमिलरली ये हो जाता है, ये जनरल फॉर्म हो जाता है अगर हमारे सिस्टम में अगर n नंबर ऑफ मासेस होते हैं तो। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जितने भी हमने जो मैथमेटिकल जो इक्वेशन बनाया है, जैसे कि हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज़ करते हुए हमने पॉइंट पी के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया था, तो जितने भी जो मैथमेटिकल इक्वेशन थे वो थे स्केलर फॉर्म में। अभी हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, और जो हम लोग जो वेक्टर कंसीडर करेंगे वो होगा पोजीशन वेक्टर। तो जो वेक्टर फॉर्म में जो मतलब पॉइंट पी के लिए जो मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगा वो होगा r वेक्टर 1/m i इज इक्वल टू 0 टू n MIRI, जिसको हम लोग प्रूफ करेंगे आगे।